अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिया है और मैं क्लास 9 बायोलॉजी न्यू एडिशन जो है उसके लेक्चर देती हूँ। इससे पहले जो है हम चैप्टर 1 का जो हमारे पास है, जो इसका जो पहला टॉपिक ब्रांचेस का है, उसका फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो हम कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने वो नहीं देखा तो वो पहले वो देखा है। इसके आगे जो है बाकी जो रिमेनिंग ब्रांचेस है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हमारे पास जो अगली ब्रांच बेटा आती है वो आ जाती है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। इसका नाम सुनकर थोड़ा लगता है कि शायद ये मुश्किल है, लेकिन बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज़म को और ज़्यादा छोटे लेवल पे उसको स्टडी करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, तो उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इस ब्रांच में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो है उनको स्टडी किया जाता है। अब सवाल ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते क्यों हैं। तो वो इम्पोर्टेंट उनकी इम्पोर्टेंस देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो आ जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मॉलिक्यूल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। वो इसलिए बेटा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें हमारी जो बॉडी है उसको क्या देते हैं, वो एनर्जी देते हैं। सेकेंड नंबर में हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, यानी डीएनए और आरएनए जो हैं वो आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारे जो हम मॉलिक्यूल्स हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और इन्हीं को जो है क्या किया जाता है, जितने भी जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे यानी मॉलिक्यूल्स लेवल पे उनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है इसमें। इसी ब्रांच की मदद से बेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और न्यू मेडिसिन जो है उनको भी डेवलप करते हैं। तो आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज इक्वल टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी, कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आ जाती है, जो ब्रांच आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है। एम्ब्रियोलॉजी बेटा वो ब्रांच होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो किस तरह डेवलप होते होते कंप्लीट जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सोचिए ज़रा कि सिर्फ एक सेल होता है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और आखिर में जो है कंप्लीट एक बेबी बन जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है हम किस में स्टडी करते हैं, हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसी ब्रांच की मदद से बेटा जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, बर्थ डिफेक्ट को समझते हैं और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेडिकल ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए एम्ब्रियोलॉजी जो है वो क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बेबी यानी एक एम्ब्रियो से लेके एक अडल्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो है वो सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जेनेटिक्स आ जाते हैं। ये बेटा एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी बच्चे की जो आइज़ हैं वो बिल्कुल उसके फादर जैसी होती हैं, या फिर जो हेयर कलर है वो क्या है, उसके मदर जैसा होगा, या फिर उसके जो स्किन का कलर है वो किसी से मिलता जुलता होगा उसके पेरेंट्स से। तो ऐसा जो है वो क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी जो खसूसियात वो पेरेंट्स से किस में जाती हैं, चिल्ड्रंस में जाती हैं, जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं। इसी प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जेनेटिक्स जो है इसी हेरिडिटी के क्या करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। हेरिडिटी क्या है, जिसके अंदर कोई भी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स के अंदर है वो किस में जाती हैं, बेबी के अंदर जाती हैं। इसको हम कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं, और इसी को स्टडी करना क्या है, जेनेटिक्स है। इस ब्रांच की मदद से बेटा साइंटिस्ट जो हैं वो जेनेटिक डिजीज़ को समझते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स की बेटर वैराइटीज़ भी जो हैं वो भी डेवलप करते हैं। तो आपने याद रखना है, जेनेटिक्स इज इक्वल टू ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब अगली जो ब्रांच आती है वो आ जाती है हमारे पास पैलेंटोलॉजी आ जाती है। नाम थोड़ा इसका डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पैलेंटोलॉजी बेटा वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अब सवाल ये इसमें आता है हमारे पास है कि फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स बेटा प्लांट्स और एनिमल्स के प्रिजर्व्ड उनके रिमेन्स, यानी जो उनके बाकी जो रहने वाली उनकी जो चीज़ें हैं या उनके निशान होते हैं, जो रॉक्स और जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक बेटा प्रिजर्व हो जाते हैं। यानी अगर कोई जानवर है या कोई प्लांट है बहुत पुराने ज़माने में मर गया या उसके रिमेन्स रॉक्स में जो है वो प्रिजर्व हो गए, तो उन्हें जो है वो फॉसिल्स कहते हैं। साइंटिस्ट बेटा इन्हीं फॉसिल्स को क्या करते हैं, स्टडी करके या पता लगाते हैं कि
पुराने ज़माने में बेटा कौन से जो है ऑर्गेनिज़म रहते थे और उनमें जो है वो कौन कौन सी चेंजेस। तो पैलेंटोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फोसिल्स को स्टडी करते हैं। यानी कि कोई भी जो जानवर है, कोई प्लांट है, वो मर गया और मतलब लाखों करोड़ों साल गुजरने के बाद उसके जितने भी जो रिमेज उसके जो रह गए या उसके जो निशान रह गए, उनको हमने इकट्ठा किया, उसके ऊपर स्टडी की। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये उसके फोसिल्स हो गए, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह का था, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो किस तरह की थी। इसलिए पैलेंटोलॉजी जो है बेटा हमें जो है ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें हमारे पास से जो एग्जांपल आ जाती है वो डायनासोर फॉसिल्स की आ जाती है। डायनासोर फॉसिल बेटा हमें बताते हैं कि जायंट रेप्टाइल्स जो हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या थे, ज़मीन के ऊपर रहते थे। तो आपने याद रखना है पैलेंटोलॉजी इज़ इक्वल टू स्टडी ऑफ फॉसिल्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्सोनॉमी आ जाती है। अब सोचिए बेटा कि अगर जो है दुनिया के तमाम जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको बिना किसी ऑर्डर के जो है वो रख दिया जाए, तो उनको स्टडी करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है टेक्सोनॉमी जो है जो ब्रांच है उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की बेटा वो ब्रांच होती है जो ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज़ यानी उनकी एक जैसी खसूसियात और उनके डिफरेंसेस की बेसिस पर जो है उनको क्या करते हैं, ग्रुप में उनको क्लासीफाई करती हैं। जैसे जिन ऑर्गेनिज्म में मिलती जुलती करैक्टरिस्टिक्स होंगी उन्हें क्या किया जाएगा, एक ग्रुप में रख दिया जाएगा और बाकियों को सेपरेट कर दिया जाएगा। इस क्लासिफिकेशन की वजह से नए स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना और ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रिलेशन को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो सिंपल वर्ड में आपने याद रखना है कि टेक्सोनॉमी इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या इसके अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म की उनके करैक्टर्स की बुनियाद पे हम क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इकोलॉजी आ जाती है। इसका रिलेशन बेटा हमारी जो है वो डेली लाइफ और इन्वायरमेंट से है। इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं। सिर्फ एनिमल से नहीं बल्कि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए एक फूड चेन को सोचिए कि जैसे बेटा जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से फूड बनाते हैं। हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं। कार्निवोर जो होते हैं वो आगे से किसको खाएंगे, हर्बीवोर्स को खाते हैं। यानी हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी तरह क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब तो हुआ कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट का आपस में इंट्रैक्शन तो हुआ। इकोलॉजी हमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने और पोल्यूशन और या फिर क्लाइमेट चेंज जैसे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको समझने में भी हमें क्या करती है, हेल्प आउट करती है। तो आपने याद रखना है कि इकोलॉजी इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। क्या ऑर्गेनिज्म के दरमियान में और इन्वायरमेंट के दरमियान में रिलेशन जो है वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इकोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं मरीन बायोलॉजी की। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसका जो रिलेशन है वो किससे है, मरीन यानी समुंदर से है। मरीन बायोलॉजी जो है ओशन में रहने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होता है। मरीन बायोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, जो समुंदर में रहने वाले जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको स्टडी करते हैं। जैसे फ़िश आ जाती है, वेल्स हैं, डॉल्फिन है, सी टर्टल्स एंड सो ऑन। उसके बाद जो है आता है कि साइंटिस्ट जो है इस ब्रांच की मदद से ओशन की बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं और नए मरीन स्पीशीज़ डिस्कवर करते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब एक ही जगह पर रहने वाले जो मुख्तलिफ जितने भी वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ये ब्रांच जो है वो मरीन पोल्यूशन और इंडेंजर्ड सी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे बेटा आपकी बुक में जो है वो कोरल रीफ्स जो हैं उनकी एग्जांपल ली गई है, क्योंकि ये हज़ारों मरीन ऑर्गेनिज्म का क्या है, हैबिटेट होती हैं। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या हुई, मरीन बायोलॉजी की स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास से पैथोलॉजी आ जाती है। अगर किसी इंसान को बेटा डिजीज़ हो जाए तो डॉक्टर जो है सबसे पहले ये समझना होता है उनको कि डिज़ीज़ जो है बेटा वो हुई क्यों है और बॉडी पर इसका जो है इफ़ेक्ट क्या हुआ है। यही काम जो है वो कौन करती है, पैथोलॉजी करती है। यानी डिज़ीज़ क्यों हुई है और इसका इफ़ेक्ट क्या है। इस ब्रांच की वजह से बेटा इसके नॉलेज की वजह से जो है वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डिजीज़ डायग्नोस करते हैं और जो है ट्रीटमेंट जो है आगे अपना क्या करते हैं, प्लान करते हैं। यहाँ पे जो है आपकी बुक के अंदर कैंसर की एग्जांपल ली गई है कि कैंसर में जो है सेल जो है वो अनकंट्रोल जो है उनकी डिवीजन होती है और वो स्प्रेड होते जाते हैं। इसी चीज़ को जो है वो हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, पैथोलॉजी में। तो बेटा पैथोलॉजी क्या हुई, स्टडी ऑफ डिजीज़, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिजीज़ को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी आ जाते हैं।
हम रोज़ाना बेटा बहुत से जर्म्स का जो है वो कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन हर बार जो है हम बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि अल्लाह ने जो है हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है, जो क्या करता है, जर्म्स के अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इम्यूनोलॉजी जो है इसी इम्यून सिस्टम को जो है स्टडी करना होता है। साइंटिस्ट जो है बेटा देखते हैं कि इम्यून सेल्स और एंटी बॉडीज़ इन्फेक्शन के अगेंस्ट किस तरह काम करती हैं। इसी नॉलेज की बेटा हेल्प से जो है वो वैक्सीन बनाई जाती हैं और डिजीज़ ट्रीटमेंट को जो है इम्प्रूव किया जाता है। तो सिंपल वर्ड में आपने याद रखना है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसको, इम्यून सिस्टम को। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फार्माकोलॉजी आ जाती है। इसका जो है फार्माकोलॉजी के अंदर बेटा हम मेडिसिन यानी ड्रग्स को जो है उनको स्टडी करते हैं। ब्रांच में बेटा साइंटिस्ट जो है वो ये स्टडी करते हैं कि कोई मेडिसिन जो है वो बॉडी में किस तरह जो है वो काम करती है, उसका जो है बॉडी के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होगा। इसी नॉलेज की मदद से बेटा न्यू मेडिसिन जो है उनको भी डेवलप किया जाता है। यहाँ पे बेटा एंटीबायोटिक्स जो है उनकी एग्जांपल ली गई है। एंटीबायोटिक्स बेटा वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है उनका ट्रीटमेंट करती हैं। तो आपने याद रखना है फार्माकोलॉजी क्या होती है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स को यानी मेडिसिन को और उनके इफेक्ट को किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो स्टूडेंट, और हमने जो है वो बायोलॉजी की जो रिमेनिंग जो हमारी ब्रांचेस उनको हमने डिटेल में समझा। अब आप बेटा इजीली बता सकते हैं कि हर ब्रांच जो है वो किस तरह किस चीज़ को स्टडी करती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब एक जो है रिवीजन ट्रिक आपने याद रखनी है। पैलेंटोलॉजी में हम फोसिल्स को स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म की करते हैं। इकोलॉजी में जो है हम इन्वायरमेंट का और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशन है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। मरीन बायोलॉजी में हम जो है ओशन के ऊपर उसके अंदर मतलब जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी में हम जो है डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को देखते हैं और फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को देखते हैं। अगर आपने बेटा ये जो कीवर्ड है इनको आपने अच्छी तरह बेटा आपने याद रख लिया तो आपको जो है वो डेफिनेशन याद करने में भी आसानी होगी। अब जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।